Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the test number 3, which is work and energy. Let's move to the MCQ. The first MCQ is product of force and displacement is called dash. As we know that the product of force and displacement is work from its formula as well. Work equal to force into displacement. So its option C is correct. Work is the product of force and displacement. MCQ number 2. When a force of 0.5 Newton displaces a body through 2 meter in the direction of force, the work done is. जैसे कि हमें पता है कि वर्क हमारे पास प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। सो हमने करना सिर्फ यही है कि फोर्स 0.5 न्यूटन हमारे पास, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास वर्क आ जाएगा 1 जूल। MCQ नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंजर्वेटिव फोर्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक में से ही लिया गया है। टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इसमें से इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलास्टिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसमें से एयर रेजिस्टेंस जो है ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट है। MCQ नंबर 4, a 55 kg athlete runs up stairs in 3 seconds. The vertical height of stairs is 3.5 meter. Calculate his power. अब हमारे पास पावर का फार्मूला होता है। पावर के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, जिनमें से एक ये भी है गेन इन पावर पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। तो गेन इन पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास वर्क ओवर टाइम होता है पावर का फार्मूला। तो वर्क गेन इन पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। तो हमने वर्क की जगह गेन इन पोटेंशियल एनर्जी पुट किया और नीचे टाइम है। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh ओवर टाइम। तो मैथ हमारे पास था 55g, हमें ग्रेविटी की वैल्यू पता है 9.8 एंड h इज़ 3.5, और इसको टाइम से डिवाइड कर दिया। इसको डिवाइड करने के बाद सोल्यूशन जब निकालेंगे तो वो 618 है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है, 618 वॉट्स। MCQ नंबर 5, what will be the power of a machine doing 20 joule work in 4 seconds? As we know that power is equal to work over time. So हमारे पास वर्क 20 है और उसके बाद टाइम हमारे पास 4 है, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी 5 वॉट। 6, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। जैसे कि अब हमें पता है कि पावर होती है पावर इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। तो वर्क डन बाय बॉडी इन 1 सेकेंड मतलब वर्क डन हो रहा है टाइम में, तो उसको क्या कहेंगे, पावर कहेंगे। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 7, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ड्यू टू। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो हाइट की वजह से की होती है, मतलब कोई चीज़ हाइट पे है उसकी वजह से होती है। अब वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट्स मास, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट्स हाइट अबव द सरफेस। तो ये तीनों चीज़ें हैं जिन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। MCQ number 8, a body moves a distance of 10 meter along a straight line under the action of a force of 5 Newton and the work done is 25 joule. The angle which the force makes with the direction of motion is. इसके लिए हम देखते हैं, वर्क हमारे पास होता है FD cos थीटा। सो वर्क हमारे पास गिवन है 25, फोर्स हमारे पास है 5 एंड डी इज़ 10 कोस थीटा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में जैसे आपको दिखाया हुआ है कि 25 को हमने 50 पे डिवाइड किया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया पहले, तो वो 50 बन गया। 25 को हम 50 से डिवाइड करेंगे, दिस इज़ शॉर्ट ट्रिक। तो इक्वल टू क्या है, कोस थीटा। अब 25 1 से 25 होता है, 25 2 से 50 होता है, तो 1/2 बन गया। कोस थीटा था, थीटा इक्वल टू कोस इन्वर्स 1/2, और हमें पता है कि कोस इन्वर्स 1/2 60 के इक्वल होता है। तो हमारे पास थीटा क्या आ गया, 60 डिग्री। सो हमारा ऑप्शन है डी करेक्ट, हमारा ऑप्शन 60 डिग्री। नेक्स्ट MCQ नंबर 9, इफ़ द पावर ऑफ मशीन इज़ 10 watt इट मीन्स दैट द वर्क इज़ बीइंग डन एट द रेट ऑफ। अब वॉट हमारे पास इक्वल होता है जॉल पर सेकंड के। तो देखें अब 10 वॉट है तो 10 जॉल पर सेकंड होना चाहिए। अब हमारे पास 1 जॉल पर सेकंड भी नहीं हो सकता, 100 जॉल पर सेकंड भी नहीं हो सकता। इसमें सिर्फ पावर जो हमारे पास यूनिट है उसकी कन्वर्जन की गई है और इसमें कुछ भी नहीं किया गया। जस्ट 10 वॉट है तो 10 जॉल सेकंड, 10 जॉल सेकंड एंड 10 वॉट इज़ इक्वल। सो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। MCQ नंबर 10, इट इज़ नॉट द यूनिट ऑफ पावर। पावर की कौन सी यूनिट नहीं है,
जाउल सेकंड यूनिट नहीं है हमारे पास पावर की, हमारे पास पावर की यूनिट होती है जाउल पर सेकंड। सो बाकी जो हमारे पास यूनिट है ये हमारे पास पावर की यूनिट बनती है न्यूटन मीटर पर सेकंड भी यूनिट है, वॉट भी यूनिट है, हॉर्स पावर भी यूनिट है। अगर यहाँ पे जाउल पर सेकंड होता तो तब ये पावर की यूनिट बनती, बट इट्स नॉट अ यूनिट ऑफ पावर बिकॉज इट इज़ जाउल इनटू सेकंड है, जाउल ओवर सेकंड नहीं है। MCQ number 11. A constant force F is applied to a stationary object of a mass m on a frictionless surface. A constant acceleration increases the velocity of the body to some value v in a time t. It covers the distance s during this time. What is the value of kinetic energy is given to the object? अब देखें हमारे पास वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो वर्क हमारे पास क्या होता है, एफ डॉट डी, मतलब फोर्स और जितना डिस्टेंस कवर किया है। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्स ऊपर लिखा है कांस्टेंट फोर्स एफ, एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे लिखा है कि जो हमारे पास डिस्टेंस है वो एस के इक्वल है। सो एफ डॉट एस इज वर्क इज इक्वल टू वर्क विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो हमारे पास जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है। MCQ number 12. To travel at a constant speed, a car engine provides 24 kilowatt of useful power. The driving force on the car is 600 Newton. At what speed does it travel? अब हमारे पास देखें पावर होता है F डॉट वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होता है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू पावर ओवर फोर्स हो जाएगा। अब हमने पावर की वैल्यू पुट करनी है और फोर्स की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे देखें अगर हम शॉर्ट ट्रिक यूज़ करें तो 6 1 ज़ा 600 को हम 6 इंटू 10 की पावर 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 है, ठीक है। तो अब हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 और 10 की पावर 3, और नीचे से जब पावर ऊपर जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव को हम 3 - 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 40 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, 40 मीटर पर सेकेंड। MCQ number 13. A car of mass m has an engine which can deliver power. What is the minimum time in which the car can be accelerated from the rest to the speed? अब देखिए यहाँ पे वर्क हमारे पास इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी के। वर्क है पावर का, जैसे हमने फॉर्मूला देखे पावर इक्वल टू वर्क इनटू टाइम, तो वहाँ से हम वर्क को ले लेते हैं पावर इनटू टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv²। अब हम अगर टी को यहीं पे रखें तो हमारे पास दूसरी तरफ mv²/2p हो जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, mv²/2p, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन। MCQ number 14. An aircraft moving through air at velocity r experience a resistive force F given by the expression F equal to kr², where k is a constant. What is the power required to keep the aircraft moving at this constant velocity? अब देखिए पावर हमारे पास होता है F इन डॉट वी। क्वेश्चन में अगर हम देखें कि F को हमें क्या दिया हुआ है, kr² दिया हुआ है, ठीक है। तो हम f की जगह सिर्फ kr² पुट करेंगे और साथ हमारे पास v क्या है, r। तो p इक्वल टू kr³ हो जाएगा। तो हमारे पास पावर क्या आ गई, kr³। हमारे पास ऑप्शन करेक्ट कौन सा, 14 का सी ऑप्शन, विच इज kr³। मूविंग टू नेक्स्ट MCQ विच इज MCQ नंबर 15. वर्क इज डैश क्वांटिटी। तो वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आपकी बुक का जो है, बुक की लाइन है। तो वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यू नंबर 16. व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री वर्क डन विल बी। अच्छा ये देखें हम यहाँ पे अगर देखें W इक्वल टू FD कॉस थीटा होता है। अगर कॉस 90 हम पुट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा और वो सबके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देगा। तो हमारे पास कोई भी वर्क नहीं होता तब, तो हमारे पास नो वर्क विल बी डन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ 17. द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑन अ बॉडी इज नोन एज। ये आपकी बुक की लाइन है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल होती है। द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास ऑन अ बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MCQ नंबर 18. अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन अ मशीन बाय गिवन एफर्ट इज कॉल्ड डैश ऑफ अ मशीन। ये भी आपकी बुक का MCQ है। तो हमारे पास इनपुट ऑफ अ मशीन होता है। अमाउंट ऑफ अ वर्क डन ऑन अ मशीन बाय गिवन एफर्ट इज कॉल्ड इनपुट ऑफ अ मशीन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। MCQ number 19. A 500 Newton force is applied on an object and it moves with the velocity 10 meter per second square. If the value of power is 2500 watt, then what will be the angle between force and displacement?
सो वर्किंग अगर इसके हम देखें तो पावर इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा होता है. पावर हमारे पास क्या गिवन है 250 एंड फोर्स इज़ 500 एंड वेलोसिटी इज़ 10. सो 500 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 5000 आ जाएगा. 5000 को जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे डिवाइड हो जाएगा तो कॉस थीटा इधर आ जाएगा. और जब इसको डिवाइड करेंगे 0 0 जो डबल जीरो वो कट जाएंगे. 25 और 50 है तो 1/2 आ जाएगा. तो थीटा कॉस इनवर्स 1/2. तो कॉस इनवर्स हमें पता है 1/2 क्या होता है 60 डिग्री होता है. तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री. सो इन दिस MCQ 19 ऑप्शन बी 60 डिग्री इज करेक्ट. Moving to the next MCQ, which is MCQ number 20. The energy stored in a dam is. अब देखें एनर्जी हमारे पास डैम में स्टोर हुई है तो हाइट पे होगी. मतलब डैम हाइट पे होता है तो हाइट की एनर्जी क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Moving to the next MCQ, which is MCQ number 21. A person is holding a bucket by applying a force of 10 Newton. He moves a horizontal distance of 5 meter and then climbs up a vertical distance of 10 meter. Find the total work done by him. अब अगर हम यहाँ पे देखें पहले वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा था देन उसने वर्टिकल मूव करना शुरू किया है. इसका अगर हम देखें पहला वर्क देखते हैं जो उसने हॉरिजॉन्टल मूव करते हुए किया है. तो वो है एफ एस कॉस थीटा. फोर्स इज 10 एंड डिस्टेंस इज 5. सो एफ एस एंड cos is अच्छा उसने बकेट होल्ड की हुई है. बकेट जब उसने होल्ड की है और हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है तो बकेट और जो ग्राउंड है हॉरिजॉन्टल मूव करना उसका एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा. तो इसलिए हमने कॉस 90 पुट किया है विच इज़ इक्वल टू 0. तो कोई वर्क डन नहीं हुआ वहाँ पे. जब वो वर्टिकली मूव कर रहा होगा मतलब अब वर्टिकली कैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि दीवार पे मूव कर रहा होगा या इस तरह कोई भी ऑप्शन ले लें वर्टिकली मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का जो थीटा है वो 0 डिग्री होगा. तो तब हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस 0 1 होता है तो 10 × 10 100 हो जाएगा. टोटल वर्क हमने W1 और W2 को ऐड करके करना है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 100 जॉल. तो इसका ऑप्शन 21 का ऑप्शन डी करेक्ट है 100 जॉल. नेक्स्ट MCQ 22. द फ्लाइंग बर्ड हैज़. अब देखें अब एक परिंदा है वो मूव कर रहा है. देखें मूविंग उसमें मूव करने की वजह से भी एनर्जी होगी और उसकी हाइट की वजह से भी एनर्जी होगी. तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी. ऑप्शन सी इज करेक्ट बोथ ए एंड बी. MCQ number 23. The work done by centripetal force for a body moving in a circular path is A is negative, B is 0, C is constant and D is positive. So इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 0. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई भी काम नहीं करती. एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई भी वर्क नहीं होता. 24. The relation between horsepower and watt is 1 horsepower equal to 746 watt. तो यह हमारे पास बुक से जो है इंफॉर्मेशन एक ली गई है जो 1 horsepower is equal to 746 watt होता है. MCQ number 25. A field in which the work is done in a moving body along a closed path is 0 is called conservative force. This is a conservative force. ये आपकी बुक से लाइन दी गई है. बुक में आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि फील्ड जो फील्ड है जिसमें वर्क डन हो रहा है और वो क्लोज पाथ है उसको कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं. MCQ number 26. Which of the following types of force can do no work on the particle on which it acts? अभी हमने पीछे एक MCQ सॉल्व किया है जिसमें सेंटीमीटर फोर्स का जिक्र था. तो देखें जो फोर्स होती है जो बॉडी पे कोई काम नहीं करती तो वो कौन सी फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है. MCQ number 27. The average power and instantaneous power become equal if work is done at. अब एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर कब इक्वल होंगी जब काम किया जा रहा हो एट ए यूनिफॉर्म रेट. सो 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. जब यूनिफॉर्म रेट पे काम किया जा रहा होगा तो एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर इक्वल होंगी. MCQ number 28. The slope of a work time graph is equal to as we know power equal to work over time. तो स्लोप जो इनकी बनेगी वर्क और टाइम पे वो किसके इक्वल होगी पावर के. तो 28 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देन ऑप्शन नंबर 29. The escape velocity of a body in the gravitational field of Earth is independent of. अब उसके मैस से भी इंडिपेंडेंट होती है और एंगल जिस पे वो थ्रो किया जा रहा हो.
तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारे पास 29 में। MCQ number 30. For dash machine, input is equal to output. तो for a non-ideal machine, input जो है वो आउटपुट के इक्वल होता है। हमारे पास कभी भी कोई ऐसा आइडियल सिस्टम नहीं आया जिसमें इनपुट और आउटपुट इक्वल होगा, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी लॉसेज होते हैं जिसकी वजह से इनपुट और आउटपुट कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो हमारे पास नॉन आइडियल मशीन्स होती हैं जिनका इनपुट इक्वल टू आउटपुट होता है। MCQ number 35. If some energy given to a system, then the energy is required from form obtained is always. तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है, लेस देन द गिवन एनर्जी। देखिए हम जितनी एनर्जी देते हैं एज अ इनपुट, हमें हमेशा आउटपुट उसमें कम एनर्जी मिलती है। हमें कभी भी इक्वल नहीं मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती है, हमेशा कम मिलती है एनर्जी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ नंबर 36. वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर। देखिए जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल होंगी तो हमारे पास वर्क नेगेटिव आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल होंगे तो हमारे पास वर्क नेगेटिव होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 37. If the momentum of body is increased n times, its kinetic energy increases. देखिए काइनेटिक एनर्जी होता है पी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर वो 2m। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो p है उसका आपस में स्केयर के साथ रिलेशन है डायरेक्ट। तो अगर p जो है n टाइम इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी उससे डबल होगी, मतलब स्केयर हो जाएगा। तो n स्केयर टाइम्स इंक्रीज करेगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ number 38. If the stone is thrown up vertically and returned to the ground, its potential energy is maximum. देखिए जब एक स्टोन ऊपर जा रहा है तो सबसे ज़्यादा उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब वो सबसे ज़्यादा हाइट पे होगा। क्यों? क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली रिलेशन है हाइट से, तो हाइट जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। MCQ नंबर 39. अ बॉडी एट रेस्ट में हैव। हम देखें बॉडी एक रेस्ट पे है, मतलब चल फिर नहीं रही है, तो उसमें एनर्जी हो सकती है, कोई भी एनर्जी हो सकती है। अब जैसे हम फूड इनटेक कर रहे हैं तो फूड में केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो हमारे अंदर जाएगी, तो वो क्या है, केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी और अगर हम देख लें तो वो एनर्जी कोई ना कोई होगी उसमें, लेकिन मोमेंटम नहीं हो सकता, स्पीड नहीं हो सकती, वेलोसिटी नहीं हो सकती, मूव नहीं कर रहे। तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। 40. A light and heavy body have equal momenta, which one has a greater kinetic energy? तो लाइट बॉडी होगी उसका हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि लाइट बॉडी ज़्यादा तेज़ी से मूव कर सकेगी, जिसका वेट कम होगा वो तेज़ी से मूव करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ग्रेटर होगी लाइट बॉडी की। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट।